नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष एक क्लेम स्टोरी ला रहा हूँ और इसमें इंश्योर्ड ने अपना कैसे वाजिब क्लेम हक बीमा कंपनी से लिया। तो इस विषय को, इस क्लेम केस को मैं संक्षेप में आपको बताऊंगा और हो सकता है आपका या आपसे मिलने वाले किसी का इससे संबंधित प्रॉब्लम हो तो आप कैसे बीमा कंपनी से फ़ाइट कर सकते हैं और कैसे अपना वाजिब क्लेम हक ले सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं इसको। ये अभी YouTube पर मुझको, जो मैं ये वीडियो अपलोड करता हूँ, इसी पर मुझको 8 जनवरी को एक साहब का मुझसे संपर्क करने के लिए मेरी ईमेल आईडी की मांग की गई थी। तो मैंने उन्हें ईमेल आईडी दी, फिर उन्होंने मुझे मेल किया और मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल दी और फिर हमारी बातचीत हुई। तो ये साहब कर्नाटका स्टेट के रहने वाले थे और ये एक दक्षिण कन्नड़ करके डिस्ट्रिक्ट है जिसका हेडक्वार्टर मैंगलोर है, वहाँ के ये रहने वाले हैं। और ये सब सऊदी अरब, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया KSA में जॉब करते हैं। तो इन्होंने जुलाई 2023 में एक नई कार हुंडई वेन्यू खरीदी और ये गाड़ी इन्हें लगभग सब जो भी रजिस्ट्रेशन, इंश्योरेंस और जो भी उससे संबंधित चीज़ें थी वो करने के बाद लगभग 13.5 लाख रुपए की ये गाड़ी इनको पड़ी थी। तो ये अभी दिसंबर में छुट्टियों में आए हुए थे। तो ये नवंबर, और जो इनकी गाड़ी थी, पहले मैंने ये पेपर ले लिया है तो कई बार चीज़ें आगे पीछे या मैं भूल जाता हूँ, तो इसलिए मैं उसको सीक्वेंस में बताता हूँ। तो ये हुंडई वेन्यू गाड़ी थी, ये लगभग 13.5 लाख की ली गई थी और इसका 27 जुलाई 2023 से 26 जुलाई 2024 तक का मोटर ऑडी पैकेज इंश्योरेंस पॉलिसी थी। मोटर ऑडी भी और लाइबिलिटी भी दोनों, जिसमें कवरेज हो और PA भी हो, वो बीमा पॉलिसी थी। IDV 10,38,160 रुपये थी और इसमें मोस्टली एड ऑन कवरेज थी, सिवाय रिटर्न टू इनवॉइस, वो एड ऑन कवरेज नहीं थी। लेकिन इसमें जीरो डेप्रिसिएशन, कंज्यूमेबल कवर प्रोटेक्शन, इंजन प्रोटेक्टर, की प्रोटेक्टर, पर्सनल बिलोंगिंग्स करके जो भी ये मेन एड ऑन कवरेज हैं वो भी सब इस पे कवरेज थी। तो ये साहब चूँकि KSA में जॉब करते हैं इंडिया के बाहर, तो ये नवंबर के महीने में यहीं थे। ये अपनी गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और वहाँ कर्नाटका में कहीं कुछ पहाड़ी जैसा रास्ता था, तो इनकी गाड़ी वहाँ पहाड़ी से गिर गई और डैमेज हो गई। ये दुर्घटना हुई 20/11/2023, यानी 20 नवंबर 2023 को इनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ। इन्होंने अपनी गाड़ी को मैंगलोर, चूँकि जो इनका डिस्ट्रिक्ट है उसका हेडक्वार्टर मैंगलोर है और मैंगलोर एक बहुत ही फेमस बड़ा शहर है कर्नाटका का, वहाँ पे एक हुंडई डीलरशिप पे जिससे इन्होंने गाड़ी भी खरीदी थी, वहाँ अपनी गाड़ी को रिपेयर करने के लिए या क्लेम प्रोसेस के लिए भेजा। वर्कशॉप ने 23/11/2023 यानी कि लगभग 3 दिन बाद 9,18,106 रुपये का एस्टीमेट बनाया, रिपेयर एस्टीमेट, और इसको बीमा कंपनी को दिया और जो भी क्लेम संबंधित आवश्यकताएं हैं उन सबको पूरा किया गया। उसके बाद बीमा कंपनी ने क्लेम प्रोसेस किया। खैर इनको तो कोई जानकारी थी नहीं और इन्होंने वर्कशॉप से पूछा, साहब मेरी गाड़ी में क्या चल रहा है? तो वो बोले, साहब अभी बीमा कंपनी से कुछ जवाब आया नहीं है, जब आएगा आपको बता दिया जाएगा। और इन्होंने वर्कशॉप से पूछा, साहब मेरी गाड़ी का सर्वे किसने किया, अप्रूव्ड सर्वेयर कौन है? तो वर्कशॉप ने बताया कि साहब हमने ही फ़ोटो करके बीमा कंपनी को भेजे हैं और बीमा कंपनी इसको चेकआउट कर रही है, जब भी वो कोई डिसीजन देगी हम आपको बता देंगे। इसके बाद समय बीता, इनको 12 दिसंबर 2023 को बीमा कंपनी के एक साहब की ईमेल आई और उस ईमेल में इनसे
जो लिखा हुआ था उस ईमेल में इस क्लेम को टोटल, मतलब वो अजीब सी भाषा की मेल थी, उसमें 5-6 अटैचमेंट थे और जो इनसे कहा गया था कि 100 रुपये के बॉन्ड पेपर पर नोटराइज करा के एक एनेक्सर है वो बीमा कंपनी को देना है। साथ में इसमें CMV फॉर्म 28, 29 और 30 संलग्न थे कि इनको भरकर निशान लगा के दिए हुए थे कि यहाँ यहाँ साइन करके देना है। एक सेल लेटर टाइप से एक सेल रिसिप्ट करके एक पेपर था वो लगा हुआ था और CKYC का फॉर्म लगा हुआ था। तो इस तरीके से ये इसमें 6 अटैचमेंट थे और ये इनको दिए गए थे इनको। और जो वो एनेक्सर था वो इनको बॉन्ड पेपर यानी 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एक एफिडेविट के रूप में नोटराइज करा के बीमा कंपनी को देने के लिए कहा गया था। तो उस मेल से तात्पर्य ये था, इन्हें बताया भी गया था कि आपकी गाड़ी लगभग 5 लाख रुपए की कोई उसको कबाड़ी खरीद रहा है विद RC और बाकी बचे हुए जो 5 लाख समथिंग है वो बीमा कंपनी इनको दे के टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस पे ये क्लेम को सेटल कर रही है। तो ये साहब इनको ये बड़ा अजीब लगा क्योंकि ये टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहते ही नहीं थे, ये रिपेयर बेसिस पे चाहते थे। और वैसे भी इन्होंने 13.5 लाख रुपए लगभग इनके गाड़ी खरीदने में लगे थे और इस तरीके से इनको लगभग 10 लाख रुपए के आसपास मिलना था। तो ये टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट नहीं चाहते थे। और दूसरा ये जो जिस तरीके से सेटलमेंट हो रहा था गाड़ी किसी को बेच के जो 5 लाख रुपए में, ये भी इनको सही नहीं लग रहा था, तो इसलिए भी ये नहीं चाहते थे। तो इन्होंने बीमा कंपनी से इसके लिए अपनी आपत्ति व्यक्त की, लेकिन बीमा कंपनी कहाँ सुनने वाली है। बीमा कंपनी का जो ये एनेक्सर था उसकी भाषा मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका ये टोटल लॉस क्लेम होता है, ख़ास तौर से प्राइवेट जनरल इंश्योरेंस कंपनी से, तो अक्सर ये इस किस्म की कंसेंट के रूप में देने के लिए कहा जाता है। तो इसमें साहब टू द मैनेजर, इंश्योरेंस कंपनी का नाम, एड्रेस, पॉलिसी नंबर, क्लेम नंबर, डियर सर, ये इंश्योर्ड की तरफ से दिया जाने के लिए कहा जा रहा है। इसकी भाषा बीमा कंपनी लिख के उसको इंश्योर्ड को देती है, जैसे इस केस में दिया गया। तो इसमें लिखा गया ये इंश्योर्ड का नाम, सन ऑफ ये, रेजिडेंट ये, साहब ये पॉलिसी, ये क्लेम नंबर। फिर इसमें पहला पॉइंट, आई से दैट द सब्जेक्ट व्हीकल मेट विद एन एक्सीडेंट, गॉट डैमेज एंड हैव लॉस्ट ए क्लेम विद द कंपनी pursuant to the claim the vehicle was assessed by loss assessor, surveyor and final assessment was made in due consultation with me। तो साहब ये जो पहला पॉइंट है जो इंश्योर्ड से कहा गया लिख के देने के लिए, तो साहब इन्हें तो ये ही नहीं पता कि इस क्लेम में अप्रूव्ड सर्वेयर कौन है। ना तो बीमा कंपनी ने कभी बताया और ना ही किसी अप्रूव्ड सर्वेयर ने कभी इनसे कांटेक्ट किया। तो साहब उन्होंने क्या असेसमेंट किया, क्या रिकमेंडेशन की, इंश्योर्ड को इसकी बिल्कुल भी जानकारी नहीं। यहाँ तक कि अब कौन अपॉइंटेड अप्रूव्ड सर्वेयर है उसकी भी जानकारी नहीं है। लेकिन इसमें पहला पॉइंट लिख के देने के लिए ये कहा जा रहा है कि सर्वेयर ने इनसे बात किया, क्लेम डिस्कस किया और इनकी सलाह से जो भी उसने फाइनल असेसमेंट तय की। तो ये पॉइंट एकदम गलत था, लेकिन ऐसा इसमें लिखा है एनेक्सर में। दूसरा पॉइंट था, आई से दैट द असेसमेंट वाज एक्सप्लेन टू मी अस इन डिटेल, वी हैव प्रोवाइडेड माई कंसेंट टूवर्ड द प्राइस फाइनलाइजेशन ऑफ द डैमेज व्हीकल आफ्टर टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द कॉस्ट ऑफ वैल्यूएशन रिसीव्ड एज पर माई ओन वैल्यूएशन। तो ये जो पॉइंट है दूसरा, ये भी फर्जी था। इसकी कोई कंसल्टेशन डैमेज व्हीकल की वैल्यूएशन के लिए इनसे नहीं की गई। तीसरा, ये एक फिक्स फॉर्मेट होता है, इसमें I/V आ रहा है, तो ये उसी को उठा के इंश्योर्ड को दे देते हैं। तीसरा पॉइंट है, आई हैव रिक्वेस्टेड टू रिटेन द डैमेज व्हीकल एंड रिक्वेस्ट टू पे द रिपेयर लाइबिलिटी
to me as assessed by the loss assessor ऑब्लिक सर्वेयर एज पर द पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशन। इसमें लिखा है कि साहब जो रिपेयर लाइबिलिटी है सिर्फ वो मुझको दे दो और साल्वेज व्हीकल मैं रख लूँगा, इस तरीके का ये निवेदन कर रहा है। जबकि सच ये है कि ऐसा कोई भी निवेदन इंश्योर्ड ने नहीं किया। वो टोटल लॉस या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस जो भी है, टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट ही नहीं चाहता, और उसने ऐसा कहीं नहीं कहा कि जो रिपेयर लाइबिलिटी है वो दे दो और इस डैमेज व्हीकल को मैं रख लूँगा। तो ये तीसरा पॉइंट भी एकदम झूठा था। चौथा, I/V hereby agree with the full and final settlement of the vehicle toward the कैप्शन क्लेम लॉस्ड विद इंश्योरेंस कंपनी का नाम फॉर एन अमाउंट ऑफ ₹5,48,160। तो ये 160, तो ये जो है ये पॉइंट भी बिल्कुल गलत था। इंश्योर्ड इसके लिए भी तैयार नहीं था, लेकिन यहाँ ऐसा लिख कर देने के लिए कहा गया था। इसके बाद पांचवा पॉइंट था, आई अंडरटेक टू कंप्लीट द RTO फॉर्मेलिटीज इफ एनी IE cancellation or transfer of registration certificate in case of transfer/disposal of vehicle or obtaining fitness certificate in case repair of damaged vehicle etc as may be applicable। तो यहाँ क्या नाम RC कैंसिलेशन को और ऑब्लिक ट्रांसफ़र करके व्हीकल के ट्रांसफ़र के लिए ये सारी जो चीज़ हैं इंश्योर्ड के ऊपर डाली हुई थी, क्योंकि आई अंडरटेक टू कंप्लीट द RTO फॉर्मेलिटीज़, यानी कि ये सारी फॉर्मेलिटीज़ इंश्योर्ड करेगा, ऐसे उससे अंडरटेकिंग ली जा रही थी। फिर था I/V would like to confirm that I/V will not claim demand any further amount pertaining to the caption motor vehicle claim। I/V further request you to cancel the policy issued for the subject vehicle। यहाँ इंश्योर्ड की तरफ से RC कैंसिलेशन का तो कुछ इन्होंने इतना नहीं दिया, लेकिन पॉलिसी कैंसिलेशन के लिए उससे रिक्वेस्ट ले रहे थे। वैसे इंडियन मोटर टैरिफ में एक जनरल रेगुलेशन 24 है, अगर कोई पॉलिसी ये टोटल लॉस, कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस जो भी क्लेम है टोटल लॉस बेसिस, उसमें टोटल लॉस बेसिस पे सेटल किया जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी है कि वो रिकॉर्डेड डिलीवरी से, और ये उसके लिए पॉलिसी कैंसिल करनी होती है, और पॉलिसी कैंसिल करने की इन्फॉर्मेशन RTO को, जो जहाँ भी वो व्हीकल है कंसर्न RTO को रिकॉर्डेड डिलीवरी से भेजनी होती है। तो यहाँ पे ये उसका तो कोई जिक्र है नहीं, लेकिन इंश्योर्ड की तरफ से रिक्वेस्ट ले रहे हैं कि वो पॉलिसी कैंसिल करने के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है। तो ये बहुत ही अजीब सी, ये जो एनेक्सर था ये बहुत ही अजीब था। तो यहाँ ये जो गाड़ी का अगर 75% ऑफ IDV देखें तो 7,78,620 रुपये होता है। तो यहाँ ये एनेक्सर अजीब था, इसके साथ जो फॉर्म 28, 29, 30 और RTO सेल रिसिप्ट, ये एनेक्सर ये दिए गए, ये सारे पेपर बहुत अजीब थे। सच यह था कि इस केस में इंश्योर्ड को कोई क्लेम सेटलमेंट के लिए कोई भी ऑफर लेटर नहीं दिया गया था। यही नहीं बताया गया था कि ये पार्शियल लॉस क्लेम है या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस क्लेम है। इसमें बीमा कंपनी ने ये भी नहीं बताया था कि ये इस क्लेम में बीमा कंपनी ने किस अप्रूव्ड सर्वेयर को अपॉइंट किया है और उसकी क्या सर्वे रिपोर्ट है, ये भी कोई जानकारी नहीं थी। तो बिना कोई ऑफर लेटर दिए इंश्योर्ड से एक एफिडेविट 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पे नोटराइज करा के उसकी कंसेंट गलत तरीके से डिमांड की जा रही थी, और एक तरफ टोटल लॉस और उसे फिर इलीगल तरीके से वही फॉर्म 28, 29, 30 ब्लैंक पे इंश्योर्ड से सिग्नेचर करके मांगे जा रहे थे। तो ये एक इलीगल तरीका है, ऐसा बहुत होता है। तो इसके बाद ये बात है
दिसंबर की जो ये मेल आई। इसके बाद इन्होंने साहब वर्कशॉप से, इन साहब ने जो थे, इन्होंने वर्कशॉप से बात की, कहा भाई ये एस्टिमेट थोड़ा कम करो, इसको 75% से नीचे करो, जिससे कि गाड़ी टोटल लॉस ना हो। खैर वर्कशॉप वाले ने एक नया एस्टिमेट बनाया उसी डेट में, और वो उसमें जो एस्टिमेट में 7,58,467 रुपये का ये एस्टिमेट था। इसमें जो लेबर चार्जेस थे उस पर सर्विस टैक्स एक्स्ट्रा लिखे हुए थे। ये एस्टिमेट लगभग 75% ऑफ IDV से तक के आसपास ही था। अगर इसमें भी हम ये बीमा जब इसको रिपेयर करते तो शायद कुछ लेबर या कोई पार्ट्स कम होता, तो इसको हम 75% तक बांध सकते हैं। तो उसने इंश्योर्ड ने ये जो एस्टिमेट है 75% ऑफ IDV तक वाला बीमा कंपनी को मेल पे दिलवाया, और वर्कशॉप से एक कॉपी इनको भी मिली। लेकिन बीमा कंपनी बोली नहीं साहब, तुम्हारा ऐसे नहीं होता, तुम्हारा वही एस्टिमेट है और ये गाड़ी टोटल लॉस ही है। आप 5 लाख रुपए के करीब एक कबाड़ी देगा, 5 लाख हम देंगे, और ये क्लेम इसी तरीके से सेटल होगा, और हम इसमें आपकी कोई मदद नहीं कर सकते। साहब ये दिन बीतते गए, जब कुछ नहीं हुआ, इन्होंने YouTube पे सर्च करना शुरू किया, थोड़ी स्टडी की, वहीं पर इनको मेरे कुछ वीडियो दिखाई दिए, तो इन्होंने मुझे मेल लिखी, और उसके बाद फिर हमारा संपर्क हुआ। तो 9 जनवरी को मैंने इनका सहयोग किया। उसके बाद बीमा कंपनी को इनकी ओर से मेल की गई। अब बीमा कंपनी से कहा साहब हम तो पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट की कंडीशन 3 जो है उसके अकॉर्डिंग क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं। अगर कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस ऑब्लिक टोटल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटल करना है तो RC कैंसिलेशन के साथ, और अगर पार्शियल लॉस बेसिस पे करना है तो एक्चुअल रिपेयर खर्च के अनुसार हम क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं। फिर हमने IRDA का सर्कुलर भी दिया कि साहब अगर टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट होगा, या जिसे कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस बेसिस क्लेम सेटलमेंट भी, तो उसमें RC कैंसिलेशन के साथ चाहते हैं। और तीसरी चीज़ कि ये साहब कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस वो क्लेम है जो जिनमें रिपेयर खर्च 75% ऑफ IDV से ज़्यादा हो। तो इसमें तो रिपेयर खर्च जो अभी वर्कशॉप ने नया रिवाइज एस्टिमेट दिया है वो 75% ऑफ IDV से कम है। फिर हमने इन्हें एक पॉइंट ये भी दिया कि जो कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस टर्म है ये मैरीन इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस से आई हुई है, और टोटल लॉस एक एक्चुअल टोटल लॉस या कंस्ट्रक्टिव टोटल लॉस क्लेम होते हैं। तो और सब हम इस गाड़ी को रिपेयर बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहते हैं। इसके बाद साहब हमने ये शिकायत इनकी तरफ से 9 जनवरी को बीमा कंपनी के हायर ऑफिशियल्स, कुछ IRDA ऑफिशियल्स को रखकर और जो की गई साहब। उसके बाद 9 तारीख से जैसी वो कंप्लेन गई, उसके बाद बीमा कंपनी से तो कोई नहीं, लेकिन बीमा कंपनी ने वर्कशॉप से कांटेक्ट किया कि साहब ऐसा करो 6.5 पौने 7 लाख तक, 6.5 लाख रुपए तक हम दे देंगे, 50-60 हज़ार रुपये ये दे इंश्योर्ड, तो 7-7.25 लाख में जो भी है गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। इस तरीके से कर लेते हैं। तो यहाँ मतलब बीमा कंपनी का स्टैंड में चेंज आने लगा। इन्होंने फिर मुझे सलाह ली, मैंने कहा नहीं, हमें बीमा कंपनी जो भी कहती है वो राइटिंग में दे, हमें तो हमारी गाड़ी 75% ऑफ IDV से कम में रिपेयर हो जाएगी, तो हमें इस तरीके का कोई ये रेस्ट्रिक्टेड लाइबिलिटी का लेटर देने की ज़रूरत नहीं है। और बीमा कंपनी डिसीजन ले ले, अगर टोटल लॉस चाहती है तो RC कैंसिलेशन के साथ, और अगर रिपेयर बेसिस पे चाहती है तो अप टू 75% ऑफ IDV तक, इसके लिए हम तैयार हैं। उसके बाद साहब 10 तारीख आई, 10 जनवरी, और 10 जनवरी को इन साहब को वापस अपनी जॉब पे वहीं किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया जाना था, सऊदी अरेबिया। तो साहब दिन का टाइम था, और उसके बाद बीमा कंपनी के
से मेल आई और बीमा कंपनी ये क्लेम को बोली कि पार्शियल लॉस बेसिस पर हम क्लेम सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं और हमने वर्कशॉप को रिपेयर अप्रूवल दे दिया है और 30 से 40 दिन में आपकी गाड़ी रिपेयर हो जाएगी। तो जो इंश्योर्ड चाहता था वो उसको कंप्लेन करने के सिर्फ नेक्स्ट डे 9 तारीख और 10 तारीख में ये 4:57 पे ये मेल आ गई थी और इस मेल से पहले टेलीफोन पे मतलब उनको मोबाइल पे फ़ोन भी आ गया था जिसमें उन्होंने ये सब एक्सेप्ट किया। इसमें लिखा था एज पर आवर टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हेल्ड टुडे वी विश टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव गिवन द वर्क अप्रूवल for the above mentioned claim number and further claim will be processed within 30 to 45 days as per the policy terms and condition. We assure you best of services. तो यहाँ पर ये बता रहे हैं कि साहब इन्होंने वर्क अप्रूवल दे दिया है। तो यही इंश्योर्ड को चाहिए था, उसको रिपेयर बेसिस पे या पार्शियल लॉस बेसिस पे क्लेम सेटलमेंट चाहिए था। तो ये एक दिन की शिकायत में बीमा कंपनी तैयार हो गई। तो ये बहुत कुछ इस तरीके से होता है, अगर कभी किसी के साथ, आपके जानने वाले के साथ तो राइटिंग में प्रॉपर तरीके से कंप्लेन कीजिए, प्रॉपर बीमा कंपनी से क्लेम सेटलमेंट ऑफर लेटर मांगिए, अप्रूव्ड सर्वेयर का नाम पूछिए, उनकी सर्वे रिपोर्ट कॉपी मांगिए, ये जानिए कि आपकी गाड़ी का सर्वे किसने किया। तो आप देखेंगे बहुत कुछ नियमों से परे हो रहा होगा। उन जो नियमों के विरुद्ध कार्य हो रहा है उनकी शिकायत करनी है और सही की मांग करनी है। ये सही तरीके से आप चीज़ें करेंगे तो मुझे उम्मीद है बहुत चांस हैं कि आपको बहुत जल्दी ही आपका वाजिब क्लेम हक या सही तरीके से क्लेम सेटलमेंट वे आपको मिल जाएगा, जैसा कि इस केस में हुआ। तो अब ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, अब मैं इसको विराम देता हूँ। नमस्कार।